हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। तो ये है हमारा सेकंड लेक्चर सॉलिड स्टेट का, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स एंड लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स एंड कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल पैरामीटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, जब सॉलिड क्लोजली पैक होते हैं तो किस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो शो करते हैं या किस टाइप की स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो है हमारा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। यदि हम वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग देखें तो ये किस तरीके की होती है। तो देखिए, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग यहाँ दिखाया गया है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और दूसरा हमारा मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, करेक्ट। तो इस एक्सिस पे आप देखोगे तो ओनली एटम जो है आपके एक ही एक्सिस के ऊपर प्लेस है, करेक्ट, दूसरे एक्सिस पे नहीं है। तो इस तरह से एक जो आपका स्फीयर होगा या एक जो एटम होगा वो दूसरे एटम के साथ साइड बाय साइड क्या है, कनेक्टेड है, करेक्ट। तो इसको हम वन डायमेंशन अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट क्लोज पैकिंग है वन डायमेंशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट क्लोज पैकिंग। हियर स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज टचिंग ईच अदर एज शोन इन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एटम दूसरे स्फीयर के साथ में क्या है, टच कर रहा है, करेक्ट, और वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, यानी वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। और इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी एटम है वो अपने नेबर से, दो नेबर से कनेक्टेड रहता है, करेक्ट। इसके लिए इस टाइप की जो पैकिंग होगी उस पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए हियर ईच स्फीयर इन कांटेक्ट ऑफ 2 अदर स्फीयर्स सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट है, इट इज द नियरेस्ट नेबर, करेक्ट। यानी एक एटम को हम कंसीडर करें तो उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 1 और 2। किसी को भी कंसीडर करेंगे तो 2 होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद आता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, करेक्ट। यानी 2D के अंदर इसका पैकिंग किस तरीके का होता है। तो देखिए 2D के अंदर 2 तरीके का पैकिंग होता है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डायग्राम देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वन डायमेंशन हो गए, और उसके ऊपर हमने वाई एक्सिस, दूसरा डायमेंशन हमने देखा वो हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो आपके स्फीयर हैं वो दोनों डायरेक्शन में क्या है, प्लेस्ड है, करेक्ट। तो ये आपके क्या है, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगी, करेक्ट। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, मान लेते हैं हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो ए कैटेगरी की है, यानी ए टाइप का अरेंजमेंट है। सेकंड जो लेयर है हमारी वो भी क्या है, एग्जैक्ट फर्स्ट के एग्जैक्ट ऊपर है, करेक्ट, यानी उसको क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है, करेक्ट। देन वो सेकंड लेयर भी हमारी क्या है, ए टाइप का अरेंजमेंट है। सिमिलरली फिर थर्ड भी हमारा ए टाइप का है एंड फोर्थ भी हमारा क्या है, ए टाइप का अरेंजमेंट है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में यदि आप किसी भी एटम को कंसीडर करोगे तो वो एटम 4 और स्फीयर से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, करेक्ट। और उस 4 को, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को यदि आप मैच करते हो तो आपको एक क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। इसके लिए इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए द सेकंड रो may be placed in contact with the first one such that the sphere of the second row are exactly above those of the first row। मतलब क्या हुआ कि जो आपका फर्स्ट रो है सेकंड रो भी एग्जैक्ट उसके ऊपर है, करेक्ट, और वो एग्जैक्टली सेम है, ए फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर। देन द स्फीयर्स ऑफ द 2 rows are aligned horizontally as well as vertically। मतलब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टली भी अलाइन है, करेक्ट, एंड वर्टिकली भी क्या है, ये अलाइंड है, करेक्ट। देन इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप रो, यदि हम फर्स्ट अरेंजमेंट को ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं, देन सेकंड रो बीइंग्स एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वन। तो सेकंड भी हमारा क्या है, एग्जैक्ट फर्स्ट वन के जैसा ही है, तो इट इज आल्सो ए टाइप। तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। तो वी मे प्लेस मोर रोज टू ऑब्टेन ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फर्दर जो रोज प्लेस किए गए हैं वो भी हमारे क्या हैं,
ए टाइप के अरेंजमेंट ही है, करेक्ट। तो इस कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम को, स्फीयर को कंसिडर करोगे तो वो 4 नेबर से क्या है, कनेक्टेड रहता है। और यदि हम उसको स्ट्रेट लाइन से उनको ज्वाइन कर दें तो हमको एक स्क्वायर मिलता है। तो इस टाइप की जो कैटेगरी जो आती है वो आता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन जो नंबर रहेगा वो 4 रहेगा, ठीक है। तो द 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, यानी इसके जो नियरेस्ट नेबर हैं वो 4 नेबर रहेंगे। तो हेंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में कहते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेक्स्ट जो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में आता है, सेकंड कैटेगरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, करेक्ट। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, मान लीजिए हमारा एक रो है वो ए टाइप अरेंजमेंट है, करेक्ट। एंड बी जो अरेंजमेंट है वो इस तरीका का अरेंजमेंट है। ए का जो डिप्रेशन बनता है उसमें बी का जो स्फीयर है वो क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, करेक्ट। मतलब हमारा जो ए अरेंजमेंट है तो दूसरा हमारा क्या है, बी अरेंजमेंट है। और उसके बाद जब बी का जो डिप्रेशन आएगा उसमें हम थर्ड लेयर प्लेस कर दें, करेक्ट। जैसे हम एग ट्रे रखते हैं उसी तरीके से। तो यदि हम उसके स्पेस में रखेंगे, करेक्ट, यानी उसके डिप्रेशन में रखेंगे तो हमको थर्ड का और फर्स्ट का सेम अलाइनमेंट मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि हमारी यदि फर्स्ट लेयर ए है तो हमारी थर्ड लेयर भी क्या होगी, ए होगी। और यदि हम सेकंड लेयर की बात करें, यदि हमारी सेकंड लेयर बी है तो ए का ऊपर फिर से दूसरी एक लाइन आएगी, यानी दूसरा जो रो होगा वो भी क्या होगा, एग्जैक्ट बी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं और सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, करेक्ट। तो ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है वो 2 डायमेंशन का होता है, करेक्ट। ऐसे ए बी 3 डायमेंशन में भी होगा बट ये इट इज 2 डायमेंशन। अब इसमें देखिए किसी भी स्फीयर को कंसिडर करें तो उसके कितने नेबर हैं, तो वो 6 स्फीयर से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। तो 6 स्फीयर को यदि हम ज्वाइंट कर दें तो वी विल गेट हेक्सागोन। इसके लिए इस टाइप के क्लोज पैकिंग को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, करेक्ट। और इस टाइप की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 6 नियरेस्ट नेबर है यहाँ पर, ओके। तो देखिए द ईच स्फीयर इन कॉन्टैक्ट विद 6 ऑफ इट्स नेबर्स एंड द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड दिस पैकिंग इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये था हमारा 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट था, और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसमें ए बी टाइप ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, यानी 3D में किस टाइप का क्लोज पैकिंग होता है। तो देखिए 3D जो है वो हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग और यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब 2 डायमेंशन में हमने एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा तो उससे भी हम 3D बना सकते हैं, और दूसरा पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो उससे भी हम 3D बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक हमारा जो फर्स्ट लेयर है ये वाला, ये हमारा ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग का टाइप है, करेक्ट। सिमिलरली इसके ऊपर एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा एक लेयर और प्लेस कर दे, इसके एग्जैक्ट ऊपर कर दे, करेक्ट। तो देन फर्स्ट लेयर विल भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फर्स्ट लेयर विल बी ए टाइप एंड सेकंड लेयर भी क्या होगा, एग्जैक्ट ए टाइप होगा। लेकिन इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मतलब इस बार हम 3D की बात कर रहे हैं तो पैटर्न जो होगा वो होगा ए टाइप ऑफ पैटर्न। और यदि हम इसमें ऊपर वाली लेयर के यदि हम 4 स्फीयर को नीचे वाले लेयर है उसके भी 4 स्फीयर से टच कर दें तो वी विल गेट 1 क्यूब। तो हमको एक क्यूबिक स्ट्रक्चर्स मिलेगी, करेक्ट। तो मतलब इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, करेक्ट। और इसमें जो सिस्टम हमको मिलेगा यानी जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगी वो मिलेगी हमको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ओके।
तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा हमारा ट्रिपल ए होगा। तो देखिए, while placing the second layer, square close packed layer above the first, we follow the same rule that was followed when one row was placed adjacent to the other, and the second layer is placed over the first layer such that the spheres of the upper layer are exactly above those of the first layer। मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी फर्स्ट लेयर थी उसके ऊपर हमने सेकंड लेयर को एग्जैक्ट उसके ऊपर ही क्या किया है, प्लेस किया है। ओके, then in this arrangement, sphere of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically as shown in the figure, and if the arrangement of sphere in the first layer is called A type, then all the layers have the same arrangement, thus this lattice has triple A type arrangement यानी पैटर्न। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगी उसको बोलेंगे क्यूबिक सिस्टम, यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो तरीका है 3D बनाने का वो है आपका, यदि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ले लो 2 डायमेंशन का और उसके ऊपर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही प्लेस कर दो, तब हमारा क्या हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 2 कंडीशंस हैं, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है ये भी हमारा क्या है, हेक्सागोनल क्या है, अरेंजमेंट है, एंड हमारा जो लेयर 2 है वो भी हेक्सागोनल अरेंजमेंट ही है, बट सेकंड लेयर को हम ऐसे प्लेस करेंगे जो फर्स्ट के जो डिप्रेशन होता है उसको क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। करेक्ट। तो यानी ये समझ लीजिए कि फर्स्ट लेयर हमारी क्या है, लेयर 1 है, और सेकंड लेयर भी हेक्सागोनल है, बट उसको हमको ऐसे रखना है कि फर्स्ट के 3 जो सर्किल हैं वो सेकंड वाले के एक सर्किल से क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, जो ब्लू कलर की जो सर्किल है वो हमारे फर्स्ट लेयर है एंड रेड कलर वाला है हमारा सेकंड लेयर है, बट अरेंजमेंट हमारा हेक्सागोनल ही है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो 3 सर्किल थे ब्लू, उसके अंदर जो सर्किल है जो रेड यानी सेकंड लेयर ने कवर कर लिया है, उस वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, यानी 4 स्फीयर जो है आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लेयर के ऊपर जब आप सेकंड लेयर प्लेस करते हो तो वहां पर एक वॉइड जनरेट होते हैं, और उस वॉइड को कहा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक्चुअली में यहाँ पर 2 टाइप के वॉइड्स जनरेट होते हैं। एक ऐसा होता है कि इसका जो बीच का गैप होता है वो सेकंड लेयर कवर कर लेती है, तो उसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और एक तरीका ये होता है कि जो टेट्राहेड्रल बनेगा प्लेस, उसके ऊपर जो सेकंड लेयर का जो पैटर्न है वो इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर जो आपको जो वॉइड मिलेगा वो खाली रहेगा, मतलब आपका टॉप एंड बॉटम से वो पूरा क्या रहता है, ओपन रहता है। तो उस टाइप के अरेंजमेंट में जो वॉइड मिलेगा वो मिलेगा हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर 2 टाइप के वॉइड जनरेट होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है। तो हमने क्या किया था कि लेयर हमारा फर्स्ट है जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है, सेकंड लेयर भी हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक है, लेकिन सेकंड लेयर को इस हिसाब से प्लेस किया है कि जो फर्स्ट के जो डिप्रेशन होते हैं उसके ऊपर सेकंड लेयर का क्या हो जाए, स्फीयर आ जाए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो टेक ए 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ए एंड प्लेस ए सिमिलर लेयर अबव इट सच दैट the spheres of the second layer are placed in the depression of the first layer। तो फर्स्ट लेयर का जो भी डिप्रेशन था वहां पर हमारे सेकंड के क्या आ जाए, स्फीयर्स आ जाए। तो इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट नॉट ऑल द ट्राइंगुलर voids of the first layer are covered by the spheres of the second layer। सारे के सारे कवर नहीं होंगे, यानी कुछ कवर हो जाते हैं, कुछ ओपन रह जाते हैं। This give rise to the different arrangement wherever is spheres of the second layer is above the void of the first layer or vice versa, a tetrahedral void is formed। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा tetrahedral voids form होगा, and these voids are called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed when the centers of these 4 spheres are joined। यदि हम इनके सेंटर को 4 स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन कर दें तो हमको एक टेट्राहेड्रल शेप मिलेगी। तो दे हैव बीन मार्क एज टी, जिनको टी लिखा गया है मतलब वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, और जहां पर ओ लिखा गया है वहां पर सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। तो वन सच वॉइड हैज बीन शोन सेपरेटली इन दी फिगर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर
तो 3 जो सर्किल दिख रहे हैं आपको, 3 स्फीयर दिख रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट लेयर के हैं और फोर्थ वन जो है ये हमारा सेकेंड लेयर का है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में वो 4 होता है। तो चलिए देखो किस तरीके से बनता है, यहाँ पर हम इसको हम क्लियरली शो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो आपके ये फर्स्ट लेयर थी और ऊपर जो रेड सर्किल है ये हमारा सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर देखिए जो 3 सर्किल से जो वो जनरेट हो रहा था वॉइड, उसको सेकेंड लेयर ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो यहाँ पर 4 ही एटम आपस में या 4 स्फीयर से आपस में कनेक्टेड हैं, हेंस इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहेंगे और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और एक तरीका ऐसा है कि ये मान लीजिए हमारी फर्स्ट लेयर है जो ब्लैक कलर दिख रहा है एंड रेड कलर जो है हमारी सेकेंड लेयर है। तो इसमें जो आप वॉइड देखोगे वो वॉइड ओपन रहता है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर के जो 3 सर्किल हैं यानी 3 स्फीयर हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, बीच में क्या है, गैप है। सिमिलरली फर्स्ट लेयर भी ऐसे ही तीनों आपस में क्या है, टच है और उसके बीच में भी क्या है, गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेट्राहेड्रल में आपको गैप दिखाई नहीं देगा ऊपर से, करेक्ट, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में आपको वो क्लियरली दिखाई देता है। और ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। और यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो हमारे पास यदि एक ऑक्टाहेड्रल है, करेक्ट, 1 ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें 2 टेट्राहेड्रल बनेंगे, करेक्ट। तो जहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा तो 2 क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसी लोकेशन हमारे पास 2 बार रहेंगी, ऊपर भी रहेगी और नीचे वाली लेयर में भी बनेगा। तो देखिए टेट्राहेड्रल होल कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो ब्लू कलर की लेयर है ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ग्रीन जो है हमारा सेकेंड लेयर है, करेक्ट। तो इसमें देखिए बीच में आप रेड कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा है, वो जो गैप है वो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाए, यदि इसको हम, ये तो टॉप व्यू है इसका, यदि हम उसको साइड व्यू से देखें, करेक्ट, तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा कि 3 जो ग्रीन वॉल हैं वो ब्लू वॉल के ऊपर आके टच हो रहे हैं, करेक्ट। तो वहां पर जो वॉइड जनरेट होगा, दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, करेक्ट। और आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल होल में क्या है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि टेट्राहेड्रल में क्या है, 3 ग्रीन है, करेक्ट, स्फीयर, और एक उसके ऊपर क्या है, ये आपका ब्राउन स्फीयर है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ऑक्टाहेड्रल को बात करें, ठीक है, तो उसके ऊपर देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा है, ये जो 3 लेयर है, एक लेयर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, 3 ऊपर से टच हो रहे हैं तो 9 हो गया, और 3 नीचे से जाके टच होंगे यानी A B C अरेंजमेंट, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर था हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट होते हैं। यदि इसके ऊपर एक कैलकुलेशन आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स यानी स्फीयर्स बी n। यदि हमारे पास टोटल स्फीयर्स कितने हैं, क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, वो है हमारे पास n। तो जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल भी वॉइड रहते हैं। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जहां पर एक ऑक्टाहेड्रल है तो मैंने अभी भी बताया 2 टेट्राहेड्रल रहेगा, और यदि 2 ऑक्टाहेड्रल है तो 4 टेट्राहेड्रल रहेगा, करेक्ट। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा रिलेशन, ऑक्टाहेड्रा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टेट्राहेड्रा, दिस इज द रिलेशन। तो ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद आता है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अब यहाँ पर 2 टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट होती है, करेक्ट। मतलब आपका फर्स्ट लेयर पहले हो चुका है, सेकेंड लेयर भी आपने देख लिया, अभी है थर्ड लेयर को प्लेस करना है। अब थर्ड लेयर को प्लेस करने का तरीका ये है कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट लेयर ए था और उसके डिप्रेशन में हमने सेकेंड लेयर रखा तो वो हमारा बी है। उसके बाद थर्ड लेयर ऐसे प्लेस करना है कि उसके एटम और फर्स्ट के एटम आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशंस, करेक्ट। क्योंकि AB डायमेंशन आपका 2D में भी था जो हेक्सागोनल आपने देखा, लेकिन यहाँ पर 3D में है, यानी A लेयर्स और B लेयर डिफरेंट है एंड फिर से A लेयर क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये A और ये A दोनों क्या है, सेम है, और ये आपका क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, करेक्ट। तो इसका अब ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, करेक्ट, और ये इसके सेपरेट लेयर को दिखाया गया है कि ये A है, फिर B है, फिर अगेन A है। और इसी के क्रॉस सेक्शन व्यू यदि आप देखोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो यही है कि मान लीजिए A आपका क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके ऊपर B आएगा, B के बाद अगेन A आएगा, उसके बाद अगेन B आएगा। तो इस टाइप से ये चलता रहेगा, AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, है ना। और स्ट्रक्चर का नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा
वो 12 होगा। करेक्ट। तो आप देख सकते हो कोई भी स्फीयर को यदि आप कंसिडर करते हो तो 6 नीचे है, करेक्ट, एंड 6 ही क्या है, ऊपर है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 हो जाएगा। तो ये था कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। यदि आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर लेते हो तो फर्स्ट लेयर ए और थर्ड लेयर आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, यदि आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो। और यदि आप कवर करते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, मतलब आपका जो स्फीयर बना था ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, उसको कवर कर रहे हो, तो एक थर्ड टाइप का अरेंजमेंट बनता है जिसका नाम है ए, बी एंड सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैकिंग उसको कहते हैं। तो चलिए, पहले तो हमने देखा कि हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया। अभी देखते हैं कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो मतलब ये हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको अभी हमको क्या करना है, कवर करना है। तो देखिए एक डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मान लीजिए आपका ये जो है, ये फर्स्ट लेयर है ए, करेक्ट, इसके डिप्रेशन में सेकंड लेयर जो है वो आपका बी है, और उसके बाद बी का जो डिप्रेशन बनेगा उसमें आपका एक लेयर आके टच हो रहा है, दैट इज नोन एज सी। तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो होगा वो होगा ए बी सी एंड अगेन ए बी सी। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, 3 डायमेंशन। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। और यहाँ पर जो पैकिंग होता है ना, क्रिस्टल का जो पैकिंग होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब 74% पैक रहता है, ओनली उसमें 26% ही क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेस बचे हुए हैं। करेक्ट। तो काफी जो इसमें स्फीयर्स जो होते हैं यानी पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, वो काफी क्लोजली पैक होते हैं। तो सबसे एफिशिएंट जो है ये पैटर्न होता है HCP यानी हेक्सागोनल, सॉरी आपका CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और FCC कहा जाता है यानी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। तो ये था कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यदि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो तो आपको मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP मिलेगा, यदि आप किसको, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो। और यदि आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो अरेंजमेंट मिलेगा आपको ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में सेम रहेगा। आपका टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हो तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन 12 होगा और वहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होगा। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन में कुछ चेंज नहीं है। उसके बाद आता है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक। यदि हमारे पास कोई फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस है तो उसमें आपको निकालना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होंगे। तो देखिए एक क्यूब के एवरी कॉर्नर से, यदि हम किसी क्यूब के कॉर्नर को कंसीडर करें तो हर कॉर्नर से एक टेट्राहेड्रॉन निकलता है, एक टेट्राहेड्रॉन निकलता है। यानी हम इसको साइड में देखें एनलार्ज करके तो देखिए ये जो हमारा है ये एक कॉर्नर है। करेक्ट। तो क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हैं, और हर कॉर्नर से एक टेट्राहेड्रॉन निकलता है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 8 क्या बनेंगे, हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगे। करेक्ट। तो मतलब लेट अस कंसीडर ए यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब, मतलब इस यूनिट सेल को 8 में क्या किया गया है, स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया गया है। एंड ईच स्मॉल क्यूब हैज 4 एटम, और हर स्मॉल क्यूब में क्या है, 4 एटम है। जो आप देख सकते हो राइट साइड में, ये इसका एक कॉर्नर का स्मॉल पोर्शन है जिसमें 4 एटम यहाँ पर कनेक्टेड है, और इस 4 एटम को यदि आप कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। देन क्या होगा, व्हेन जॉइंड टू ईच अदर बाय मेकिंग ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, thus there is one tetrahedral void in each small cube and 8 tetrahedral voids in the total। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस के अंदर यदि आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखोगे तो 8 टेट्राहेड्रल प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि एवरी कॉर्नर से क्या बनता है, एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। Then each of the 8 small cubes has one void in one unit cell of cubic close packing structures। So we know that cubic close packing structure has 4 atom per unit cell, thus the number of tetrahedral void is twice the number of atoms। क्योंकि हमने देखा है कि फेस सेंटर क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स यदि आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ एटम 4 आते हैं। कैसे आते हैं, 8 × 1/8 ये अरेंजमेंट है, ये कॉर्नर का अरेंजमेंट है जिसमें 1 एटम बनेगा, और दूसरा जो अरेंजमेंट है वो है 6 एट द फेस सेंटर, और फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो यहाँ पर 3 एटम्स आएंगे एंड टोटल नंबर हो जाते हैं 4 एटम्स। करेक्ट।
मतलब ये हुआ, तो जितना n होता है यानी यहाँ पर 4 है, उतना ही आपका क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल भी 4 रहेंगे, और टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का डबल रहेगा। करेक्ट, तो मतलब 8 टेट्राहेड्रल आपके रहेंगे। करेक्ट। उसके बाद देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर जनरेट होता है। तो पहले वाला जो वॉइड है, मैं आपको वॉइड बता देता हूँ, इस वॉइड का नाम है आपका क्यूबिक वॉइड कहते हैं इसको। करेक्ट, यानी कितने टेट्राहेड्रल बनेंगे और उस टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग जो वॉइड बनेगा दैट इज नोन एज द क्यूबिक वॉइड। अब चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर है। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कहाँ है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी बॉडी के सेंटर में यदि आप देखोगे तो बॉडी के सेंटर में एक क्या है आपका ऑक्टाहेड्रॉन है जो 100% उसी यूनिट को कंट्रीब्यूट करता है। जबकि 12 जो आपके हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड एट द ईच एज एंड शेयर बिटवीन द 4 यूनिट सेल। मतलब ये हुआ कि और बाकी जो ऑक्टाहेड्रॉन है वो कहाँ से निकलते हैं, एज से निकलते हैं, हर एज से निकलते हैं। एज, उसको एज शेयर टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। और एज पे जो एटम होता है वो 4 यूनिट सेल को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो यानी 12 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 1/4 इज इक्वल टू 3 ऑक्टाहेड्रा रहेंगे। तो यदि हम टोटल ऑक्टाहेड्रा की यदि हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 4 होंगे। करेक्ट, यानी एक बॉडी के सेंटर में बन रहा है और 3 क्या है, एज शेयर्ड है। करेक्ट, एज शेयर्ड है, तो टोटल 4 बनेंगे। तो मतलब हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 क्या है, ऑक्टाहेड्रा है। तो टेट्राहेड्रा कितना होगा, 2 × 4, तो 8 क्या होगा टेट्राहेड्रा। तो हमने पहले देखा था कि जहां पर 8 टेट्राहेड्रा है तो वहां पर ऑक्टाहेड्रा कितना रहेगा, हाफ रहेगा, यानी 4 ऑक्टाहेड्रा रहेगा। तो वी नो दैट इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ईच यूनिट सेल हैज 4 एटम, thus the number of octahedral void is equal to this number। करेक्ट, तो जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे उतना ही आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। करेक्ट, और जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे उसके डबल अमाउंट में क्या रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। उसके बाद आता है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल पैरामीटर। करेक्ट, तो यूनिट सेल पैरामीटर में क्या होता है, हमारा रेडियस और एज लेंथ होता है, उसमें हम रिलेशन देखेंगे क्यूबिक यूनिट सेल में किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब एज लेंथ और रेडियस में कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि आपके जो एटम्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर पे होते हैं और कहीं भी नहीं होते हैं। करेक्ट, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 एटम जो है आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और वो एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं सभी के सभी। तो उसके बीच में एक वॉइड बनेगा। करेक्ट, वो वॉइड होगा हमारा क्यूबिक वॉइड। करेक्ट, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यदि हम ए देखें, ए मतलब होता है एज डायमेंशन, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एज डायमेंशन होगा वो कितना होगा, 2r के बराबर होता है। मतलब ए इज नथिंग बट 2r। 2r क्यों, क्योंकि एक इसका हाफ आएगा रेडियस और दूसरे का भी क्या आएगा, हाफ रेडियस आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और आप a इज इक्वल टू करना है तो आप ये 2r की जगह भी ये भी बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एज लेंथ मिल जाता है। और यदि यहाँ से आपको r कैलकुलेट करना हो तो क्या लिख सकते हो, a/2। तो उसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। करेक्ट, कि एज डायमेंशन दिया गया रहेगा तो आपको रेडियाई पूछेगा, तो r इज इक्वल टू a/2 करना है। करेक्ट, सिंपल क्यूबिक में, या फिर a इज इक्वल टू क्या करना है, 2r करना है। उसके बाद आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। यदि हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट है तो इसमें हम एज डायमेंशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेडियस उसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेरी सिंपल है। तो देखिए 3√3a इज इक्वल टू कितना होता है, 4r होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राइंगल FED को कंसिडर करोगे। करेक्ट, इस डी में कंसिडर करोगे तो आपको देखो ये वाली a है लेंथ और ये वाली a है, ओनली ये वाली जो है ये फेस डायगोनल दिख रहा है आपको, ये आपकी b है। तो सबसे पहले आप b² निकालोगे तो ये क्या होगा, a² प्लस a² हो जाएगा। तो b² इज इक्वल टू कितना, 2a² हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू कितना होगा, इसका रूट ले लेंगे और a हो जाएगा √2a हो जाएगा। करेक्ट, ये तो आपकी क्या है, b लेंथ आई है, लेकिन आपको जो निकालनी है c लेंथ निकालनी है। तो जब आपको b निकल जाएगा और ये तो a है ऑलरेडी, तो आपका c भी निकल जाएगा। तो इस टाइम क्या होगा, c² इज इक्वल टू b² प्लस a², और b² हमारा 2a² आया था प्लस a², तो c² इज इक्वल टू क्या होगा, 3a² एंड c इज इक्वल टू क्या होगा, √3a हो जाएगा। करेक्ट, तो यही मैंने आप यहाँ पर किया था कि c इज इक्वल टू कितना है, √3a आया था। करेक्ट, और c की जो वैल्यू होती है वो देखिए यहाँ पर 4r है। ठीक है, यानी एक r यहाँ 2r और यहाँ पर एक r, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 4r बनता है। तो
तो 4r इज इक्वल टू कितना हो गया, √3a, करेक्ट। तो यहाँ से आप √3 इज इक्वल टू 4r किसके इक्वल है, 2 रेडियस है कैटायन की, क्योंकि इसमें 2 कैटायन होंगे, एक एनायन होगा, और 2 रेडियस क्या होंगी आपकी, एनायन की होंगी। तो इसलिए टोटल कितना हो जाता है, 4r हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि आपको रेडियस कैलकुलेट करना हो तो √3/4 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल्स में या उनके अरेंजमेंट में हम रेडियाई और एज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्यूबिक अरेंजमेंट आता है वो आता है फेज सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पर फेज सेंटर मतलब एक फेज को कंसिडर करें, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इस फेज का जो डायगोनल है यहाँ पर, तो यहाँ पर b² निकालना है। तो b² इज इक्वल टू a² प्लस a² एंड b² इज इक्वल टू 2a² ये होगा, एंड b इज इक्वल टू कितना होगा, √2a हो जाएगा, और b इज नथिंग बट क्या होता है यहाँ पर 4r आएगा, 4r इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। तो यही कैलकुलेशन दिया गया है, 4r इज इक्वल टू कितना होगा, √2a हो जाएगा, है ना। एंड 4r को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन और 2 टाइम रेडियस ऑफ एनायन, दैट इज नथिंग बट क्या होगा, √2a के बराबर होगा। ये तब लिखना है जब r प्लस इज नॉट इक्वल टू r माइनस, यानी दोनों अलग अलग स्फीयर्स हैं। तो वी कैन ऑल्सो राइट दैट ए r इज इक्वल टू क्या होगा, फिर a/2√2 हो जाएगा। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं एज डायमेंशन को और रेडियाई को लेकर के। कभी कभी एज डायमेंशन दिया है और उसका रेडियस पूछता है, करेक्ट, और कभी कभी क्या होता है, रेडियस गिवन रहता है और उसका क्या पूछ लेता है, एज डायमेंशन पूछ लेता है, करेक्ट। इसके बाद आता है यदि आपके पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है तो उसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, और हाइट ऑफ द हेक्सागोन कैसे कैलकुलेट करोगे, और बेस का एरिया निकालना हेक्सागोन का तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आता है बेस एरिया ऑफ द हेक्सागोन। यदि कोई हेक्सागोन है तो उसका बेस का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि 6 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, √3r², ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करेंगे बेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद हाइट ऑफ द हेक्सागोन, यदि हेक्सागोन का हमको हाइट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4r इंटू √2/3 हो जाएगा, करेक्ट। एंड यदि a इज इक्वल टू क्या हो हमारा, 2r हो, करेक्ट। तो 4r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2a मल्टीप्लाई बाई √2/3 लिख सकते हैं। और यदि हमको वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालना है हेक्सागोन में तो 24 क्या होता है, √2r³ होता है। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के कुछ एग्जाम्पल्स को भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या दिया गया है, आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो ये भी 2r है, ये भी 2r है, करेक्ट, और ये भी क्या है, डायगोनली भी आपका क्या होगा, 4r होगा, क्योंकि अंदर वाला 2r, फिर ये r और ये r होगा, करेक्ट। यानी आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखोगे तो a इज इक्वल टू b होता है बट नॉट इक्वल टू c होता है। उसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब सॉलिड जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं तो कितने परसेंटेज में पैक होते हैं और कितना एम्प्टी स्पेस रहता है, करेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज नथिंग बट क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, यानी जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितना स्पेस कवर करते हैं, परसेंटेज स्पेस, उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम है, उनका टोटल वॉल्यूम कितना है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमको मिल जाता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हमारे क्यूबिक सिस्टम में तीनों में कैलकुलेट करेंगे। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितना परसेंटेज आता है, बॉडी सेंटर में कितना परसेंटेज आता है, एंड फेस सेंटर में कितना परसेंटेज आता है पैकिंग एफिशिएंसी का, मतलब कौन सा जो स्ट्रक्चर जो है या कौन सा जो मतलब क्यूबिक सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर है या फेस सेंटर है, तो क्लोजली पैक किसमें होंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे डेफिनेटली उसमें क्लोज पैकिंग अपना यानी पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल क्यूबिक का आप राइट साइड में डायग्राम देख सकते हो। इसमें सिंपल क्यूबिक में जो स्फीयर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, और उस लेंथ को क्या कहा जाता है, एज लेंथ a कहा जाता है। तो वो एज लेंथ जो हमारी आएगी वो 2r के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर दो सर्किल का रेडियस, एक सर्किल का यहाँ और एक सर्किल का यहाँ होगा।
तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 2r होगा। तो यहाँ से हमको निकल जाती है एज डायमेंशन। और यदि आपको रेडियाई निकालना हो तो जो भी एज लेंथ होगी उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, करेक्ट। यानी ये डिस्टेंस है उसको हाफ कर देंगे तो आपको रेडियाई भी पता चल जाएगा, करेक्ट। तो हमको दो चीज चाहिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, एक तो ये चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ये चाहिए, करेक्ट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम इज नथिंग बट क्या ए का क्यूब होता है, और ए हमारा कितना आता है 2r आएगा। तो ए क्यूब का मतलब कितना था 2r क्यूब हो जाएगा, मतलब 8r क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। सिंस ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन ओनली वन एटम, अब सिंपल आपका क्या है क्यूबिक यूनिट सिस्टम है और उसमें नंबर ऑफ एटम एक होता है। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, एक ही स्फीयर है और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr क्यूब होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वन एटम यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो हमारे वन एटम का जो वॉल्यूम था वो कितना है 4/3 πr क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल जो है 8r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, करेक्ट। तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी हमको मिलती है 52.4%। मतलब ये हुआ कि 52.4% हिस्सा जो है वो हमारे स्फीयर्स ने क्या किया है कवर करके रखा है ओनली इसके अंदर। बाकी का जो 100 माइनस 52.4 करेंगे तो रिमेनिंग जो एरिया बचेगा दैट इज द एम्प्टी स्पेस या वो वॉइड्स कहलाते हैं, करेक्ट। तो ऐसे पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है 52.4% होती है। अभी हम बॉडी सेंटर में भी देखेंगे। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। तो इसमें देखिए बॉडी सेंटर देखना है, बॉडी सेंटर मतलब ये बॉडी के सेंटर वाला, करेक्ट। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखा था यानी ए और आर में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए EFD ये हम इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन में सबसे पहले बी निकाल लेंगे, और एक बार हमको बी मिल गया तो ए तो पता ही है, तो इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये हाइपोटेनस के इक्वल आएगा, यानी आपको सी पता चल जाएगा। तो देखिए इन ट्राइंगल EFD, यदि हम EFD ट्राइंगल की बात करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a² होगा। और इन ट्राइंगल फिर आपको देखना है FDA, करेक्ट। तो इन ट्राइंगल FDA में c स्क्वायर निकालना है, यानी इसका सेंटर वाली लाइन है, ये 2r होगा, ये r होगा, ये r होगा, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 4r, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर हम ऊपर निकाल चुके हैं वो 2a स्क्वायर होता है, यानी 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। एंड नेक्स्ट c इज इक्वल टू करना है तो कितना आ जाता है 4r होगा। तो ये जो 4r होगा ये यहाँ पर हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो 4r इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है √3a लिखा जा सकता है, और a इज इक्वल टू कितना होगा 4r/√3 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स यानी स्फीयर इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखोगे तो 2 होते हैं बॉडी सेंटर के अंदर। कैसे 2 होंगे, क्योंकि 1/8 × 8 ये तो कॉर्नर पर अरेंजमेंट होता है, बॉडी के सेंटर में 100% उसी का पार्ट होता है तो वो 1 होता है, तो टोटल मिलाकर के आपको 2 आता है, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 2 स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 πr क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 स्फीयर है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल वो क्या होगा 4r/√3 का क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ करके मिल जाती है 68%, करेक्ट। मतलब ये हुआ कि सिंपल क्यूबिक से बॉडी सेंटर क्यूबिक जो होता है मोर एफिशिएंट होता है। अगली जो कैलकुलेशन है वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। मतलब आपके HCP में भी सेम परसेंटेज आएगा 76%, करेक्ट, एंड CCP में भी क्या आएगा 76% आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम पैकिंग एफिशिएंसी किस तरीके से देखते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC, इसमें भी ट्राइंगल हमारा ABC, इस ट्राइंगल में हमको वही b स्क्वायर निकालना है और ये दोनों जो है वो a होंगे, करेक्ट। तो मतलब क्या होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड देन b स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और b जो है वो 4r के बराबर है क्योंकि ये 2r होगा, ये एक r होगा, ये भी है ना, तो 4r होगा। तो 4r इज इक्वल टू √2a होगा और a इज इक्वल टू क्या होगा 4r/√2 हो जाएगा, करेक्ट। और इसको जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट, तो ये आ जाता है 2√2r हो जाता है। और यहाँ पर ये हमारा फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस है, मतलब नंबर ऑफ स्फीयर फेस सेंटर में कितने होते हैं 4 होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स कितना होगा
4 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइड बाई क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, मतलब ए क्यूब लेना है, और ए की वैल्यू कितनी हमारी 4r/√2 है, तो उसका हम क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो 76% जो है आपका ये आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। ये 74% होता है, ये रॉन्गली है, तो यहाँ पर 74% है, करेक्ट। तो फेस सेंटर क्यूबिक में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 74 लिख देता हूँ, 74%। तो यहाँ पर जो है ओनली 26% जो है वो एम्प्टी स्पेस रहता है यहाँ पर। उसके बाद आता है डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ द क्रिस्टल, यानी हमारे पास जो भी क्रिस्टल होंगे उनकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल 100% आता है, क्योंकि ये एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके 4-5 पैरामीटर्स हैं, उस 4-5 पैरामीटर में कोई एक पैरामीटर जरूर पूछता है, करेक्ट। तो क्या होता है, देखिए डेंसिटी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो इफ वी know the type of crystal structure possessed by the cubic crystal so that the number of particles per unit cell are known and age length of its known by the X-ray study, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाएगा पर यूनिट सेल कितना है, और एज लेंथ जो है वो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से या एक्सरे से स्टडी से हम उसका एज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइन, उसके बाद उसकी डेंसिटी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, उसके लिए डेंसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, z मतलब नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इनटू मोलार मास डिवाइड बाय a क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है, Na मतलब अवोगाद्रोस नंबर है, करेक्ट, इनटू 10⁻³ करेक्ट, एंड ये आता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर ml होगा। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या होगा, z इंटू m a क्यूब इंटू Na, करेक्ट, ये kg में हो जाएगा। तो मतलब जहां पर z क्या है मैं आपको बता देता हूँ, z का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। यदि मान लीजिए सिंपल क्यूबिक है तो आपको z की वैल्यू 1 लेनी है, इफ इट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक तो आपको z की वैल्यू 2 लेनी है, और यदि आपका फेस सेंटर है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 है, तो आपको z की वैल्यू 4 लेनी है। m का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास है। एज होता है वो होता है आपका एज ऑफ द यूनिट सेल का एज है, करेक्ट, और Na जो है अवोगाद्रोस नंबर है, ठीक है। तो फॉर आयनिक क्रिस्टल द फॉर्मूला यूज इज सेम एंड द डिफरेंस लाइज इन, करेक्ट। कैसे, z का मतलब वही है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन वन यूनिट सेल, m का मतलब है फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो ऑफ द कंपाउंड, एंड a जो है वो है एज which is 2x distance between the Na plus and Cl minus ion in the sodium chloride crystals, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, यानी यूनिट डायमेंशन कैलकुलेशन और डेंसिटी कैलकुलेशन इसको कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।